सिकल सेल के केस में जो मैंने देखा है, हाथ पैरों में दर्द, मैं उसके कुछ पहले ही बता देता हूँ एक कहानी के तौर पर। जो भी सिकल सेल का मरीज आता है उसको क्या तकलीफ होती है? हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, कमर दर्द, थकान, चक्कर, घबराहट, बार बार पीलिया होना, कई बार आंखों में खून जमना, पेशाब में खून जाना, अगर प्रेगनेंसी है तो बार बार प्रेगनेंसी लॉस होना, ये सब सिकल सेल के लक्षण हैं। ठीक है, अब ये लक्षण हमको जब देखेंगे ऐसा कुछ, तभी हम इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं। अब वो आदमी हमको मालूम नहीं है क्या परेशानी है, तो वो हमारा एक आदमी जाता है गाँव के बंगाली डॉक्टर के पास। तो जो भी गाँव में काम करते हैं डॉक्टर, चूंकि वो इतने एजुकेटेड नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो वहाँ जाके काम कर रहे हैं। ठीक, अब उसने भी कभी सिकल सेल का नाम नहीं सुना, और जिसको तकलीफ है उसने भी कभी नाम नहीं सुना है। अब चूंकि तकलीफ दर्द की है, वो दर्द की तकलीफ से गया, उसको एक बॉटल लगा दी और इंजेक्शन लगा दिया, उसका दर्द थोड़ा कम हुआ, उसको लगा हाँ थोड़ा आराम है, ठीक है। अब थोड़े दिनों बाद तकलीफ बढ़ी तो उसको क्या करते हैं, वहाँ से भेज देते हैं, भाई जाओ तुम शहर के हॉस्पिटल में। और उसमें डॉक्टर होने के नाते या डॉक्टर होने के बावजूद मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें भी कमीशन सिस्टम रहता है गाँव के डॉक्टर का। क्या उस अस्पताल में भेज दिया, अब वहाँ का डॉक्टर जो भी वो पेशेंट पैसे देगा उसमें जो पैसे वो उसको भेजेगा, ऐसा होता है। ठीक है, अब क्या क्या, चूंकि वो मरीज वहाँ गया, हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, वहाँ के डॉक्टर ने उसका सिकल सेल का जांच नहीं कराया, क्योंकि उसके भी दिमाग में उतना नहीं चल रहा होता है। अब अगर महिला है तो उसके बच्चेदानी का ऑपरेशन कर देते हैं, और अगर वो लड़का है, पुरुष है, तो उसके अपेंडिक्स निकाल देते हैं। तो ये क्या होता है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। और उससे क्या होता है, हमारे यहाँ पे ट्राइबल लोगों का जो फाइनेंशियल बर्डन है, आप बेचारा उभर ही नहीं पाता है। 20,000 रुपए देगा बिना किसी बात के ऑपरेशन के, वो उसके पास रहते नहीं, वो कर्जा लेके आएगा, 2-3 साल तक उसका कर्जा चुकाएगा। दूसरा, एक व्यक्ति का आपने पेट काट दिया, या फीमेल है, महिला है, तो महिला का बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया। अब उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल बर्डन है कि यार मेरा तो ऑपरेशन हुआ, मैं बड़े काम कैसे करूँगी, मेरा तो ऑपरेशन हुआ है। और सच में महिलाओं के साथ ऐसा होता है, अगर बच्चेदानी का ऑपरेशन समय से पहले कर दिया गया है, तो महिलाओं में जो एक्चुअली बच्चेदानी के साथ में ओवरीज लगी होती है, वहीं से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो हार्मोन्स है वो जनरेट होते हैं। अब वो हार्मोन निकाल, वो भी चले गए, है ना, ओवरी साथ में निकाल दी, तो उसके साथ में अब हार्मोन बनने की जगह ही नहीं है। हार्मोन नहीं बनती, हार्मोन क्या करता है, हमारे खुशी का भाव, जो हम मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, हर चीज संवेदना है, ये सब हार्मोन मेंटेन करते हैं हमारे शरीर में। अब उसको है ही नहीं, तो वो बेचारी हमेशा डिप्रेस्ड रहेगी, समय से पहले बुढ़ापा आ जाएगा, उसको खुशी का भाव चले जाएगा। तो ये इतनी गंभीर समस्या है जिसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। तब जब से मेरे को ये समझ में आया कि सिकल सेल तो एक तकलीफ है ही, ये पीछे की कहानी और ज्यादा दुखद है। अब इसको बोलेगा कौन, समझाएगा कौन? कि जब मैं आज आप लोगों को बोलूंगा कि ऐसे ऑपरेशन मत करवाओ, अपने गांव में परिचित के घर परिवार को कोई भी कहीं जाता है, किसी ने बोला कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लो, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा लो, तो नहीं कराना है। एटलीस्ट हम 1 या 2 लोगों की सलाह और लेंगे। उसके चूंकि हमारा एक आदमी होता है गाँव से ज्यादा ट्राइबल या जो भी लोअर तबके के जो लोग होते हैं, वो बेचारे वाकई सीधे होते हैं। अगर किसी ने बोला कि ऑपरेशन कराना है, ये अपेंडिक्स फट जाएगी, वो बेचारा मरता क्या ना करता, ठीक है डॉक्टर साहब आप कर दो, हाथ जोड़ के बोलेगा, पैसे कर्जा लेके आएगा और देगा उसको। वहीं कुछ लोग होते हैं कि जो खराब होते हैं, डॉक्टर उससे बचने की कोशिश करता है, उसको दवाई लिख दी, भैया तुम जा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट कौन करता है, हमारे लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, सब पे ट्रस्ट करते हैं, वो हमारे लिए दुख का कारण हो जाता है कई बार। तो अगर कोई बोलता है ऑपरेशन कराना है, तो आप डायरेक्ट ऑपरेशन मत करवाओ। ये जानकारी आप लोगों को पहुंचाना है कि आप ही अपने परिवार तक या गाँव तक ये बात पहुंचा सकते हैं। एटलीस्ट 1 या 2 लोगों की सलाह लो, ताकि किसी का जबरदस्ती ऑपरेशन होने से बच जाए, फाइनेंशियल बर्डन बच जाए, उसका फिजिकल डैमेज नहीं, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं। उसके पीछे एक कहानी के पीछे कई कितनी सारी समस्या है जो हम नहीं सोचते हैं। वो वही आदमी फेस कर रहा होता है जो बेचारा उसको भुगत चुका है या भुगत रहा होता है। ठीक है, तो ये छोटी जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत, मेरे को लगता है कि मेरे लिए जिम्मेदारी है, ताकि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। ये जिम्मेदारी आपको भी दूं, ताकि आप अपने परिवार या गांव तक ले जाओ। ये जब मैं अकेला आदमी आया था, मैंने ये अकेले शुरुआत की है, तो 7 साल से कर रहा हूँ। और आप जैसे कई कोचिंग में, स्कूलों में जाके लेक्चर लेता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ सिकल सेल के बारे में। और अब सिकल सेल के बारे में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल आके बोला, तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे मन में लगा, किसी ने माना ना,
कि मैं 7 साल से बोल रहा हूँ, तो आज ये आदमी आके प्रधानमंत्री बोल रहा है कि सिकल सेल कोई बीमारी है ट्राइबल लोगों में। अगर हम नहीं बोलते तो हमको कभी पता नहीं चलता, और लोग यही सिलसिला चलते रहता हमेशा। हमको अवेयर होना है, हमको हमारे आस पड़ोस में अवेयर करना है, और हमको सरकार को भी अवेयर करना है। इसके लिए मैंने कई बार कलेक्टर को, ट्राइबल विभाग में, मंत्रालय में, भोपाल में बार बार जाके बोला कि सर सिकल सेल एक बहुत बड़ी समस्या है ट्राइबल्स में, उस पर ध्यान दीजिए, उसकी जांच करवाइए, एक सरकारी हॉस्पिटल के किसी भी एक यूनिट बनाइए। जैसे पल्स पोलियो का प्रोग्राम चलता है, पल्स पोलियो हमारे देश से 10 साल पहले इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन आज भी पल्स पोलियो का प्रोग्राम चलता है। उसके लिए इतना बड़ा फंड है गवर्नमेंट के पास। टीबी के ऊपर, टीबी 1% से भी कम है समाज में, लेकिन टीबी के लिए अलग यूनिट है। लेप्रोसी 1% भी नहीं है, उसके लिए अलग से यूनिट है, ट्रॉमा यूनिट है। तो मैंने बोला कि सिकल सेल यूनिट क्यों ना हो, जब 30% लोग परेशान हो रहे हैं, तो सिकल सेल यूनिट बनाओ, एटलीस्ट ट्राइबल एरिया में बनाओ, ताकि उस आदमी को दूसरे फाइनेंशियल बर्डन ना हो। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो उसके साथ 20-25-30 हज़ार रुपये बेचारे चले जाते हैं, और वो अपना एक तो पेट कटवा के जा रहा है, उसको उसका टेंशन अलग है कि कोई कर्जा भी चुकाना है। तो बड़ी गंभीर समस्या है ये सब। आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप अपना काम ईमानदारी से करें, आगे बढ़े, खूब सफल हो, लेकिन कम से कम छोटी छोटी क्रांतियां जो समाज में है या उनकी मदद कर सकते हो, इससे भी कभी पीछे ना रहें। क्योंकि आपके दिमाग में मैंने डाल दिया है, तो कहीं ना कहीं आप एक को भी बताओगे तो अपने दिमाग आपको लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया सोसाइटी के लिए। ठीक है, चलो अब सिकल सेल के बारे में थोड़ी जानकारी मैं बताता हूँ। जो भी हम सांस ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन, और जो हम खाना खा रहे हैं उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है, उस एनर्जी को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना, वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लाके छोड़ देना। तो वो मेन काम करती है। जो हम खाते पीते हैं, जो सांस लेते हैं, उसको शरीर के हर भाग तक, हर सेल टिश्यूज तक डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अब जब वही टूट जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कौन, समझ गए? तो अब ये मान के चलो कि जहाँ 100 लोगों को खाना पहुँचाने के लिए 10 लोग हुआ करते थे, अब 10 लोगों को, उसमें से 2 ही लोग रह गए हैं। अब वो 2 लोग 100 लोगों तक कैसे खाना पहुँचाएंगे? तो वो 100 लोग तो परेशान होंगे, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। वैसे ही शरीर के हर हिस्से तक प्रॉपर ऑक्सीजन और एनर्जी नहीं जाएगी तो बॉडी हमेशा क्या महसूस करेगी? थकान, चक्कर, घबराहट। समझ रहे हो ये सब? क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा है, तो वो बेचारा सुस्त हो गया। ठीक, अब देखो सिकल सेल जो है, बेसिकली ये आरबीसी हमारी गोल रहती है, और सिकल का जो मतलब है, सिकल मतलब हसिया या दराता। तो उस समय अंग्रेजों को सिकल, जो दराते को सिकल बोलते हैं बेसिकली, तो उनके हिसाब से ये दराते नुमा हो जाती थी हमारी आरबीसी। जो गोल आरबीसी है वो सिकल जैसी हसिये नुमा हो जाती है, तो उसको बीमारी का नाम ही उन्होंने सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल, उसका जो शेप कैसा है? सिकल जैसा, इसलिए इसका नाम ही बना दिया सिकल सेल डिसीज। ठीक है, क्या इतना समझो कि ये जो आरबीसी गोल थी वो अब हसिये जैसी हो गई है। ठीक है, अब एक चीज इसमें, अब ये हसिये जैसी हो गई है, तो क्या क्या इसका जो एक आरबीसी हमारे शरीर में 120 दिन जिंदा रहती है। ये पीएमटी में क्वेश्चन आता था जब हम पढ़ते थे, है ना, फिर आरबीसी और कितने दिन जिंदा रहती है, तो 120 दिन जिंदा रहती है। तो ये आरबीसी हमारे शरीर में 120 दिन जिंदा रहती है, लेकिन जब ये शेप चेंज करके ऐसी बन जाती है तो ये आरबीसी 10 से 20 दिन में ही टूट जाती है। कितने दिनों में? 10 से 20 दिनों में। अब मैंने यही बोला कि जितनी आरबीसी थी उसमें से आधी टूट गई, आधों को ही काम करना है, तो ब्लड सर्कुलेशन जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि उसको आरबीसी को ले जाना है, कैरी करना है, सबको खाना देना है, ऑक्सीजन देना है, कार्बन डाइऑक्साइड लाके वापस भी छोड़ना है। शरीर के अंदर पूरी प्रोसेस चल रही है। अब उस प्रोसेस में क्या है कि आदमी हाफने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज लगेगा, आपको पाल्पिटेशन लगेगा, धक 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 धक, समझ में आ रहा है? प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो थकान लग रही है, उसका कंसंट्रेशन नहीं होगा। कंसंट्रेशन क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी मिल ही नहीं रही है। जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमको प्रॉपर एनर्जी के साथ बैठते हैं। अगर हम बहुत भूखे होंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। तो जब एनर्जी, ऐसे शरीर में एनर्जी नहीं रहती तो बेचारा फोकस नहीं कर पाता है। तो एक कारण ये भी है ट्राइबल लोगों का कि ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट क्यों होते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट होने के पीछे भी एक कारण है कि बेचारे जिसको तकलीफ है उसकी तो जांच हुई नहीं और किसी को मालूम भी नहीं है, वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है स्कूल में बैठ के। उसका दर्द, वो दर्द को संभाले या सामने देखे, थोड़े दिनों तक जाता है फिर भाग जाता है, मेरे से नहीं होगा। तो हमारे ट्राइबल लोगों में ये बड़ी समस्या है, ये भी एक बड़ा कारण है ट्राइबल स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट होने का। ठीक है, देखो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जैसा मैंने बोला। तो ये फादर है, ये मदर है। ठीक है, फादर मदर। अब देखो दोनों फादर और मदर
से अगर 4 बच्चे होते हैं तो चारों का अगर जेनेटिक्स अपन करते हैं तो चारों ये नॉर्मल है, चूंकि दोनों नॉर्मल है। ये जो ब्लैक लाइन जो बता रहे हैं, ये ब्लैक लाइन ये डिसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब सिकल सेल डिसीज जो है 2 टाइप की होती है, 2 टाइप। एक होता है सिकल सेल डिसीज जिसमें आधी बीमारी हो, आधी बीमारी इसलिए हो क्योंकि मदर और फादर में से किसी एक को आधी बीमारी है। अब आधी बीमारी ये यहाँ से यहाँ गया और इससे एक इधर आया तो ये आधा इधर पहुँच गया, ठीक है। तो आधी जो बीमारी गई उसको हम बोलते हैं ट्रेट। क्या बोलते हैं? ट्रेट है। और जिसको इधर के केस में अगर देखें तो एक ये इधर से आया और एक इधर से आया तो इसको पूरी हो गई, ये हो गया डिसीज्ड। क्या हो गया? तो अब सिकल सेल 2 टाइप होते हैं, एक होता है ट्रेट, एक होता है डिसीज्ड। ट्रेट एक नॉर्मल इंसान की तरह जीवन जी सकता है, उसको कभी कभी तकलीफ आएगी। कब तकलीफ आएगी? जब कभी बुखार हो गया, सर्दी खांसी हो गई, उल्टी दस्त हो गया तो उसके हाथ पैरों में ज़्यादा दर्द हो सकता है। लेकिन जो डिसीज्ड है ये व्यक्ति, अगर इसकी जांच नहीं हुई तो इसकी मैक्सिमम लाइफ है 20 ईयर। 20 ईयर के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो टाइमली अगर डायग्नोस करते हैं तो इसकी लाइफ को हम 20 साल से लेकर 40 साल तक, 45 साल, 50 साल तक ले जा सकते हैं। और इसमें जो दर्द होता है उसके दर्द को हम कम कर सकते हैं। तो मेरा मिशन सिर्फ यही है कि हम लोगों को पेन फ्री लाइफ दें और जो सर्वाइवल रेट है उसका हम थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। तो चूंकि ये तो समझ में आ गया ट्रेट क्या होता है और डिसीज क्या होती है। ट्रेट मतलब किसी एक से था और आधी बीमारी आ गई। अगर मदर फादर में से किसी एक को होगा तो 4 में से 2 बच्चे ट्रेट हो सकते हैं। और अगर ट्रेट हुए तो कोई तकलीफ नहीं है, वो नॉर्मल इंसान की तरह ही रहेंगे। और हो सकता है जितने बच्चे इसमें बैठे हैं लगभग 20 से 25 बच्चे ट्रेट निकल ही आए। अभी जांच होगी तो पता चल सकता है कि हाँ इसको भी है। तो इसका डरने की बात नहीं है कि सिकल सेल कोई बहुत गंभीर समस्या, ऐसा नहीं है। अगर डिसीज होता तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। मैंने क्या बोला? मैक्सिमम 20 ईयर लाइफ है उसकी। डिसीज होता तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाता। तो आप तो खुशकिस्मत हो उन लोगों में से कि डिसीज नहीं है आपको, ठीक है। अगर निकला तो ट्रेट हो सकता है, और ट्रेट के लिए कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो नॉर्मल इंसान की तरह जीवन जिएगा, ठीक। वैसे अगर मदर फादर में से दोनों को आधी आधी बीमारी है, दोनों ट्रेट हैं, तो इनका एक बच्चा डिसीज हो सकता है, 2 बच्चे ट्रेट हो सकते हैं और एक बच्चा नॉर्मल हो सकता है। दिख रहा है आप लोगों को? जैसे दोनों ट्रेट है, ये भी है, इसको भी आधी है, इसको भी आधी है। दोनों ट्रेट का जब शादी होता है तो एक बच्चा डिसीज्ड हो सकता है, 2 बच्चे ट्रेट हो सकते हैं और एक बच्चा नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रेजेंटेशन है। अब हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन ट्रेट है कौन डिसीज है, उस पर हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बस ये है। अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपन इसका देखते हैं तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही है। जो सिकल सेल डिसीज है ये सिर्फ भारत में ही है, ऐसा नहीं है। और अच्छी बात ये है कि ये जो डिसीज है अफ्रीकन ओरिजिन से आया है, ठीक है। अफ्रीका में बहुत लोगों को है, इवन अमेरिका में भी है और इंडिया भी है इसमें से, ठीक है। तो लेकिन जो सीवियरिटी अफ्रीका में है उससे हमारे यहाँ पे कम सीवियरिटी, जो डेथ अफ्रीका में ज़्यादा होती है, अमेरिका में ज़्यादा होती है, वो हमारे यहाँ से कई ज़्यादा सीवियर होता है। अगर एक बार वहाँ पे सिकल सेल का व्यक्ति बीमार पड़ा तो सीधे आईसीयू जाता है वो। हमारे यहाँ पे एटलीस्ट ऐसी संभावनाएं कम है, हम बहुत कम लोगों को आईसीयू में लेके जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये भी ईश्वर का एक वरदान ही कि होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे कम गंभीरता है। इंडिया में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? ये हमारा बेल्ट जहाँ हम दिख रहे हैं, ठीक है। ये पूरा इंदौर, धार, झापा, बड़वानी, अलीराजपुर, ये पूरा इलाका, थोड़ा सा गुजरात का, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के इतने जिले हैं जिसमें ट्राइबल लोग रहते हैं। ट्राइबल लोग क्या? जैसे जो पहाड़ है अपना सतपुड़ा, वो सतपुड़ा के आजू बाजू दोनों तरफ ट्राइबल लोग रहते हैं। तो ये जो वहाँ से चले आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं छत्तीसगढ़ में देखें अपन, उसके बाद मध्य प्रदेश में आते हैं अपन, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और गुजरात के जिस पहाड़ के उधर की तरफ महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, इधर हम रहते हैं, तो महाराष्ट्र में भी ऐसी ही समस्या है। और हमारे यहाँ पे भी तो जो ट्राइबल बेल्ट चल रहा है वो पहाड़ के आजू बाजू में, वहाँ सबको है ये। अब ये जो डाटा है
ये इसमें हमने ये देखा है कि निमाड़ क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे ये है और कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिसको सिकल सेल है। तो देखो सबसे पहले कोरकू है, भील है, बारेला है, भिलाला है और एससी में एक कम्युनिटी है बलाई समाज। तो एससी में सिर्फ बलाई समाज में है, दूसरे उसमें नहीं है, लेकिन ट्राइबल में सभी को है, भील, भिलाला, बारेला, पटलिया जितने हैं सब लोगों को ये समस्या है। ये मैंने इस पे एक स्टडी की थी और स्टडी को प्रेजेंट किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, पेपर प्रेजेंटेशन किया था मैंने मेरा कि ट्राइबल ब्लॉक्स में मैंने कुछ हजारों बच्चों के ऊपर एक टेस्ट किया सिकल सेल का। ब्लॉक स्कूल गया या गांव गए, हमने पूरे गांव के 10 से 12 गांव सिलेक्ट किए, पूरे गांव में सब लोगों के टेस्ट किए, उस गांव में जितने स्कूल्स थे उन स्कूल के बच्चों के टेस्ट किए और उसके ऊपर एक डाटा आया तो लगभग 21% के आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन सिकल सेल से पीड़ित थी। तो ये मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक पेपर प्रेजेंट किया था। अब जो सिकल सेल के बारे में मैंने आपको बताया कि सिकल सेल एनीमिया इनहेरिटेड इन 2 फॉर्म्स एज सिकल सेल ट्रेट एंड सिकल सेल डिसीज। तो सिकल सेल ट्रेट और डिसीज तो मैंने आपको बता दिया है कि आधा होगा तो ट्रेट है, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग और होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। अब दोनों जीन सेम है मतलब सिकल सेल डिसीज हो गए तो वो होमोजीनियस हो गए। एक जीन पे सिकल सेल नहीं है, एक पे है, तो दोनों अलग अलग होते हैं हेट्रोजीनस। तो हेट्रोजीनस मतलब ट्रेट और होमोजीनस मतलब डिसीज। सिकल सेल ट्रेट वेरी हाई प्रेवलेंस 20 to 30% इन ट्राइबल एरिया, माइल्ड और नो सिम्टम्स, कैन कैरी डिसीज इन नेक्स्ट जनरेशन, मोस्टली अंडर डायग्नोज और एक्सीडेंटली डायग्नोज। अब ये क्या हुआ ये समझ रहे हो, 20 से 30% ट्राइबल पॉपुलेशन ट्रेट है, ठीक है, जिनको कोई तकलीफ नहीं है। तो जैसे आप लोग बैठे किसी को कोई तकलीफ नहीं है, हो सकता मिले, कैन कैरी डिसीज इन नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन हम अगर डिसीज हम ट्रेट है या डिसीज है अगले वाली जनरेशन में ले जा सकते हैं, ठीक है। अब कैसे पता चला, मोस्टली अनडायग्नोज, ज्यादातर तो पता ही नहीं, जैसे हमको पता ही नहीं किसी को है कि नहीं है। और एक्सीडेंटली मतलब मैंने मेरे क्लिनिक पे ये किया था कि मेरे क्लिनिक पे जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन आती थी, चाहे वो किसी को भी दिखाने आए, चाहे मुझे दिखाने आए, मेरी वाइफ को दिखाने आए या किसी और डॉक्टर को, हम उनकी सभी की सिकल सेल की जांच करते थे। अगर वो हमारी पैथोलॉजी तक पहुंचा है तो हम उसकी सिकल सेल की जांच मुफ्त में करते थे और उसको बताते थे। एक्सीडेंटली हमने 30% हमारे पास में पेशेंट निकले, लगभग 2000 हमने सिर्फ ऐसी जांच की। क्लिनिक पे जो लोग आए उसमें से 30% तो हमको एक्सीडेंटली मिले, जिनको मालूम ही नहीं था कि उनको कभी सिकल सेल था। तो ये भी एक समस्या है। अब सिम्टम्स जो मैंने आपको बोला, सिम्टम देखो, उसको हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, जितने बोन्स हैं ये उसके पॉइंट्स हैं बेसिकली। पीठ दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, हाथ पैरों में दर्द होगा। आप हाथ लगाओगे तो भी वो इतना डर जाता है, टच भी नहीं करने देता पेशेंट, इतना ज़्यादा दर्द होता है उसको। क्या तकलीफ से उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। सबसे बड़ी तकलीफ क्या, पेन। हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि दर्द में ही है वो पेशेंट। डिजीनेस, फटीग, एंजाइटी, डिसओरिएंटेड मतलब थकान, चक्कर, घबराहट, ओरिएंटेड नहीं है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि कैसे मैं कंसंट्रेट करूं। जैसे आप लोग बैठ के कंसंट्रेट करके सुन रहे हो, वो बेचारा दर्द में ही बैठा रहेगा, उसको आधी बातें सुनेगा, आधी बातें सुन ही नहीं पाएगा। अगर बच्चा है तो फ्रंटल बोजिंग मतलब थोड़ा माथा बड़ा दिखेगा उसका, तिल्ली बड़ी हुई रहेगी। एक मेन सिम्टम है तिल्ली बड़ी हुई। आप यहाँ हाथ लगाओगे तो यहाँ पे आपको एक गठान जैसा लगेगा बड़ा सा। ये किसी को भी जो भी सिकल सेल से पीड़ित पेशेंट है, ज्यादातर पेशेंट को आपको तिल्ली बड़ी हुई मिलेगी। हाथ पैरों में सूजन रहेगी। छोटे बच्चे जो होते हैं, जनरली हम कैसे डायग्नोज करते हैं, कोई भी बच्चा आता है घर वाले बोलते हैं डॉक्टर साहब ये रोते रहता है, इसका मतलब वो बोल नहीं पा रहा है, उसको इतना दर्द हो रहा है। दर्द उसने सुना ही नहीं। छोटा बच्चा 5-6 महीने 1 साल का बच्चा थोड़ी बोल पाता है कि मेरे को दर्द हो रहा है, तो वो रोते रहेगा, बोले बार बार रोते रहता है। ये सिकल सेल की जांच कराओ तो सिकल सेल मिलता है। हाथ पैरों में सूजन रहती है। माल नरिश्ड कैसे, अब एक बच्चे को हम बोलते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले तो ग्रोथ अच्छी होगी। वजन कब बढ़ेगा, जब खाना खाएगा। अब बेचारे के पास हीमोग्लोबिन ही कम है, शरीर में जो न्यूट्रिशन मिल भी रहा है, तो पहले ही ट्राइबल लोगों को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है जो गांव में रहते हैं। भाई उसको वो सब हेल्दी चीज़ें खाने को नहीं मिलती। जो भी घर में खाना बनता है, दाल चावल रोटी, वही खाना है उसको, ठीक। उतना न्यूट्रिशन नहीं है। वो न्यूट्रिशन लिया भी तो उतना न्यूट्रिशन बॉडी को सप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो हमेशा माल नरिश रहता है। ज़्यादातर बच्चे कुपोषित रहते हैं।
अभी तक सरकार का था कि यार ट्राइबल एरिया में बहुत लोग कुपोषण है, कुपोषण कहाँ है ट्राइबल एरिया में, कुपोषण कहाँ है ट्राइबल एरिया में, हम भी मान रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक कारण सिकल सेल है, ये किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कभी। जब चिल्ला चिल्ला के अब मैंने बोला कि सर कुपोषण के पीछे जितने भी, जहाँ पे कुपोषण वाले पुनर्वास केंद्र होते हैं, खरगोन जिले में जितने भी पुनर्वास केंद्र थे, वहाँ के सभी एम्प्लॉय को मैंने दो मेरे क्लिनिक पे बुलाया, उनको मैंने सिकल सेल की जांच करना सिखाया और मैंने रिएजेंट भी दिया और जाके अब जांच करके मेरे को वापस बताना। तो जितने पुनर्वास केंद्र में थे उसमें ज़्यादातर बच्चे सिकल सेल से पीड़ित थे जो ट्राइबल आते थे। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी जिसके पीछे किसी को जानकारी नहीं थी। माल न्यूट्रिशन जो मैं बात कर रहा था, माल न्यूट्रिशन एक नॉर्मल व्यक्ति का वजन, मतलब वजन भी बढ़ेगा और हाइट भी बढ़ेगी, ठीक है। वास्टिंग है मतलब वेट उसका कम हो जाएगा, हाइट तो बढ़ती रहेगी। जब माल न्यूट्रिशन होता है तो पहले वजन कम होना चालू होता है। अगर हमको न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिल रहा होता है तो पहले किस पे असर पड़ता है, वजन पे, वजन कम होता है। अगर और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फिर हाइट भी कम हो जाती है, फिर हाइट भी बढ़ना कम हो जाती है, क्योंकि शरीर को ग्रोथ के लिए कुछ तो चाहिए एनर्जी। तो पहले क्या, वजन इधर से कम कर लेती है शरीर कि यार हम ये भी नहीं बढ़ाएंगे तो चलेगा, हमको ऐसे तो बढ़ना है, फिर वो भी नहीं मिल रहा है तो इधर तो कम हो गया, फिर इधर से भी कम हो जाता है। अब सिकल सेल में एक और गंभीर बात यह है कि ये एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर, फीमर मतलब ये जो हिप बोन है हमारी, हिप बोन का जो ये वाला पार्ट होता है ये, ठीक है, ये जो है गोला, इसके यहाँ पे इसको बोलते हैं नेक, नेक ऑफ फीमर। नेक ऑफ फीमर धीरे धीरे गल जाती है, ये हड्डी इससे अलग हो जाती है, तो उसका जो गेट होता है वो रोबोटिक गेट हो जाता है, वो बेचारा डरते डरते ऐसे चलता है, वो बिल्कुल ऐसे। तो आप अगर कोई ऐसा चल रहा है तो समझ जाना कि इसको कहीं ना कहीं सिकल सेल है, वो दर्द के मारे बेचारा चल ही नहीं पाता, दौड़ तो सकता ही नहीं है, रोबोट जैसा चलता है ना, रोबोटिक गेट हो जाता है उसका। तो ये भी एक बहुत बड़ी तकलीफ है, इसका ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन का ही दिखाया हुआ कि यहाँ पे एक ये फिर रॉड डलती है, इसको ये कटोरी चेंज हो जाती है, अंदर ये स्टील का ये लग जाता है, वापस से फिर वो नॉर्मल जीवन जी सकता है। नहीं तो ये एक तरह की समस्या है जिससे अपंग हो सकता है आदमी, हो ही जाते हैं जनरली, अगर नहीं पता है तो बेड पे आ जाते हैं, वो बेड रिडन होते हैं। और जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई या जिसकी फीमर टूट गई, वो जीवन में पहले ऐसा कहा जाता था, जो स्टडीज हुई है पहले, मतलब बहुत आदिकाल की बात कर रहा हूँ, जिस भी जानवर की या इंसान की अगर ये वाली हड्डी टूट गई फीमर, तो उसका मरना तय था, क्योंकि वो उसके बाद कुछ कर ही नहीं सकता था। जानवर भाग नहीं सकता तो वो किसी का खाना बन जाएगा, इंसान चल नहीं सकता तो वो कुछ कर नहीं सकता, तो उनका मरना तय होता था, वो ऐसे ही लोग गए हैं। तो सिकल सेल एनीमिया में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जब उसको समय पे अपन डायग्नोस करें, उसका ऑपरेशन करवाए, वो बेड रिडन ना हो जाए। दूसरे क्या इश्यूज हैं, देखो हाथ पैरों में सूजन है, पीलापन है, आंखों में खून आ जाना है, ये ऐसी आंखें हो जाती है उनकी, ये ऐसे घाव अगर दिखते हैं, ठीक है, पैरों में ऐसे घाव हो जाते हैं लोगों को, अगर ऐसा भी लग रहा है किसी को है तो उसको सरकारी अस्पताल भेजो और सिकल सेल की जांच कराओ। जॉइंटिस मतलब मेरे पास ऐसे बच्चे आते थे जो पीले नहीं ऑरेंज हो जाते थे, मतलब ऑरेंज कलर के बच्चे, पूरी चमड़ी पीली नहीं बिल्कुल ऑरेंज हो जाते थे ऐसे, बहुत मतलब बहुत ऐसा होता था कि कई लोग बेचारे समय से पहले चले जाते हैं। तो इसके चक्कर में बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना। हमारे गांव के लोग आज भी क्या करते हैं कि पहले पीलिया हुआ तो पीलिया से पहले उतारने वाले के पास जाएंगे और समय वहां खराब करेंगे। जो क्रिटिकल टाइम आपको मिल रहा है इलाज करवाने के लिए, जिसमें जान बचाई जा सकती है, उनको चूंकि सिकल सेल के बारे में नहीं मालूम होता है, बेचारा पीलिया ही देखता है और पीलिया उतारने के चक्कर में चले जाता है कई बार। तो आपको कोई मना नहीं करता, मैं भी मेरे हॉस्पिटल में किसी को मना नहीं करता कि ये मत करो, तुम हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारे बाबा को भी साथ में ले आओ, जो करना यही करो भाई, हम कम से कम इलाज तो शुरू करेंगे आपका। ये इतने अब क्या होता है कि देखो, जैसे मैंने बोला कि आपको खाना और ऑक्सीजन शरीर के सभी पार्ट्स को नहीं मिलेगी, सभी मतलब ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, लीवर, एब्डोमेन, इंटेस्टाइन, सभी जगह को अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, सभी ऑर्गन धीरे धीरे फेलियर में चले जाएंगे, काम करना कम कर देंगे। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर में शरीर का हर हिस्सा काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा और वो फिर तब आखिरी स्टेज हो जाती है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जैसे मैंने कॉम्प्लिकेशन बताया आपको, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर, मतलब वो फीमर गल गई आपकी, जो कमर की हड्डी है,
रेटिनल प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, किडनी फेलियर हो जाता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है, झटके आने लगते हैं ब्रेन में। अगर क्या होता है, ये सिकल सेल की जो है, अब एक और चीज़ बताना मैं आपको इसमें भूल गया, वो सबसे ऊपर वाले उसमें था, मैं उसी को बताता हूँ। देखो क्या होता है, जो दर्द का क्या कारण है मैं वो बताता हूँ। सिकल सेल जो है बोल होती है जो हमारी नसों में बहती रहती है, ऑक्सीजन देके शरीर के सभी हिस्सों को वापस हार्ट में जाके छोड़ देती कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लंग्स से अपन चले जाते हैं वो, है ना। अब क्या होता है, बेसिकली जो सिकल टाइप की हो जाती है सेल्स, जब ये नसों में बहती है और किसी पॉइंट पे जाके आपस में बिल्कुल इंटरमिंगल हो जाती है, उठा जाती है एक तरह से, तो जब बड़ा ब्लॉक बन जाता है, तो जिस भी हिस्से में बड़ा ब्लॉक बनेगा वहाँ की ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो शरीर को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। यहाँ से पेन का मैसेज आएगा ब्रेन तक कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक गई है। तो वैसे ही अगर ब्लड सप्लाई ब्रेन की जाके रुक जाती है तो स्ट्रोक होने की संभावना हो सकती है, और वो आदमी फिर तुरंत चला जाता है। तो सडन पेशेंट कब डिटोरिएट हो जाएगा, जब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। सुबह अच्छा खाना खा रहा था, खेल रहा था, शाम को एक्सपायर हो गया, क्या हुआ पता नहीं चला, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ठीक है, ये मैंने बता दिया था आपको। एक गाल स्टोन, पीलिया ज्यादा बढ़ता है तो पथरी भी हो जाती है पेट में, जो गाल ब्लेडर होता है वहाँ पे पथरी हो जाती है। और फीमेल से तो मिसकैरेज हो जाते हैं। मिसकैरेज मतलब बच्चा एबॉर्शंस हो जाता है, मिसकैरेज का मतलब। मोर्टेलिटी का क्या मतलब है, मैटरनल मोर्टेलिटी। देखो एक और चीज़ है, पहले अभी तक क्या होता था, जो भी महिलाएं गांव में प्रेगनेंसी होती थी और कभी कभी महिलाएं एक्सपायर हो जाती थी एनीमिया से, तो लोगों का ये कहना था कि अरे यार हम तो बहुत दवाई गोली देते हैं सरकारी अस्पताल के, पर ये खाते ही नहीं है तो सुनते ही नहीं आदिवासी लोग, ऐसा इस कारण चले गई। ऐसा नहीं है, उसको सिकल सेल था, क्योंकि अभी तक किसी ने जांच की नहीं, वो सिकल सेल था। प्रेगनेंसी लॉस में ब्लड लॉस हुआ, पहले ही ब्लड की कमी है, ब्लड लॉस हुआ और उससे चले गई। अब किसी ने पता नहीं किया कि ये क्यों एक्सपायर हो गई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर उसी फीमेल का कोई बच्चा है, उसको बचपन से अगर डिसीज निकला तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 1 महीने के अंदर वो बच्चा भी एक्सपायर हो सकता है। इसके पीछे भी किसी ने कोई जानकारी नहीं इकट्ठे की। अंडर 5 मोर्टेलिटी, 5 साल से कम उम्र में जो डेथ रेट है उसमें भी सिकल सेल का बड़ा योगदान है। तो सिकल सेल इनके पीछे भी जिम्मेदार है, हमने इसके बारे में कभी बात नहीं की लोगों ने। अनडायग्नोज सिकल सेल डिसीज है तो मैक्सिमम लाइफ स्पान 20 ईयर्स का है। अब बेसिकली क्या होता है, आपको ये सब छोटी छोटी चीजें तो अब समझ में आ गई कि हाँ सिकल सेल, दर्द, पीलिया, ये घबराहट, चक्कर सब समझ में आ गया। अब करना क्या है, तो अब उसको मेरे ख्याल से सरकारी हॉस्पिटल भेजना और सिकल सेल की जांच करवाना। क्योंकि सरकार ने अब काफ़ी काम करना शुरू किया है, तो जांच की सुविधा तो सरकारी अस्पताल में है, और नहीं होती तो प्राइवेट पैथोलॉजी में भी आप करवा सकते हो। क्या कराना है, सबसे पहले हमको CBC करके देखते हैं, जिससे ही पता चलता है कि वाकई हीमोग्लोबिन कितना है उसका। दूसरा सिकलिंग टेस्ट या सॉल्युबिलिटी टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है जिससे ये पता चलता है कि सिकल सेल है कि नहीं है। ठीक है, अब उसके है तो कितना हीमोग्लोबिन है, क्या उसको खून चढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा उसको कंफर्म करने के लिए, अगर सॉल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम उसको कंफर्म करने के लिए HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। ये जांच थोड़ी महंगी होती है, 1000-1200 रुपए के आसपास होती है। इस जांच से ये पता चलता है कि सिकल सेल अगर है तो कितना % है। अगर 30% से कम आ रहा है तो मतलब मान के चलो ट्रेट रहा है, इसको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। अगर 30% से ज़्यादा है तो डिसीज में जाता है, फिर उसको समय समय पे तकलीफें ज़्यादा आ सकती है। ये कंफर्मेशन HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करता है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ सिकल सेल के पेरेंट्स थे, मदर फादर को सिकल सेल है, प्रेगनेंसी कंसीव किया, बच्चा पेट में है, तो ये पता करना चाहते हैं कि क्या हमको सिकल सेल, हमारे बच्चे को भी सिकल सेल है या नहीं है, तो हमको इसको आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। उसके लिए ये इन्वेस्टिगेशन होती है एमनियोसेंटेसिस, जो कि 16 से 18 महीने और प्रेगनेंसी में होती है। प्रेगनेंसी पीरियड के 16 से 18 वीक्स में ये हो जाती है। और ये CVS कोरोनिक वेलस सैंपलिंग एक और होती है जो 9 से 10वें वीक्स पे हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो कभी किसी को ये लगता है कि हमारे बच्चे को भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमको कैसे पता करना है, तो इन 2 टेस्ट की मदद से वो भी हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट में एक
अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास सिकल सेल डिसीज हो या ट्रेट हो, अगर उसको तकलीफ हो रही है तो उसको ट्रीट करना ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रेट है कि डिसीज है। तो एक फोलिक एसिड नाम की एक दवाई होती है जो पीले कलर की गोली होती है, पीली गोली बहुत छोटी होती है, इसको लाइफ लॉन्ग लेना है। ये दवाई आपको लाइफ लॉन्ग लेना ही है। कोई भी परिचित या घर में रिश्तेदार परिचित है जो दवाई नहीं ले रहा है तो उसको ये बताना है कि कम से कम फॉलिक एसिड तो जीवन भर लेना ही है। उसके अलावा इन्फेक्शन, उन बच्चों को इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, क्योंकि हमको खाना ही कम मिल रहा है तो रोगों से लड़ने की ताकत उसी से बनती है। खाना ही नहीं मिलेगा तो हम रोगों से लड़ने की ताकत जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, तो वो बच्चे बार बार इन्फेक्शन के शिकार होते हैं, तो उनको पेनिसिलिन की दवाई देते हैं अपन। दूसरा, अब वो जो मैंने आपको बोला था कि हमारे ब्लड वेसल्स में जाके सिकल सेल की जो सेल्स है आपस में इंटरमिंगल हो जाती है, ब्लॉक बना देती है, उसको ठीक कैसे करेंगे? तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। हम क्या करते हैं, जैसे हम नाली चौक हो जाती है, पानी डालते हैं, शायद थोड़ा 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 खुल जाए, वैसे हम बॉटल लगाते हैं या पानी ज़्यादा पीते हैं। तो शरीर में पानी जब ज़्यादा पिएंगे तो जो ब्लॉकेज है, जो अभी मैंने दिखाया था ऊपर, वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं, तो उससे दर्द कम होता है। फिर भी उसमें 3 से 4 दिन लगते हैं कम से कम। बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे नहीं जाना है, क्योंकि शरीर से पानी का लॉस होगा, पानी का लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन होगा और सिकल सेल की तकलीफ बढ़ जाएगी। या बहुत जगह ठंडी जगह पे भी नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का काम नहीं करना है, इतनी मेहनत नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा पसीना शरीर से निकल जाए। रेस्ट करना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना है, अगर दर्द है तो पेन किलर लेना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, बच्चा पीला दिखने लगता है या वाइट दिखने लगता है ज़्यादा, तो खून की चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हाइड्रोक्सी यूरिया एक ऐसी दवाई है, इट्स अ मैजिकल ड्रग। ये ड्रग ऐसा है जो आपके पेन को, किसी भी व्यक्ति के पेन को 50% कम कर देता है। 50% ब्लड जो चढ़ाने की संभावना रहती है, जैसे किसी को साल में 4 बार ब्लड चढ़ रहा है तो उसको साल में 2 बार ही चढ़ाना पड़ेगा, तो 50% तक समस्याएं कम हो सकती है। वो कौन करता है? हाइड्रोक्सी यूरिया करता है। फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक चीज़ और है, इलाज जो काफ़ी महंगा है, 20 से 22 लाख 25 लाख तक का खर्चा आता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत मेहनत का भी काम है। बेसिकली 1 से 2 साल तक बच्चे को भर्ती रखना पड़ता है, 20-25 लाख का खर्चा आता है। सफल होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं बोल सकते। सिकल सेल वाले जो लोग आते हैं उनको कुछ वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ती है। वैक्सीन सिकल सेल की नहीं होती है, वो वैक्सीन इन्फेक्शन से बचाने के लिए होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि उनको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो उनसे क्या करना है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए वैक्सीन लगाना पड़ेगा। जो वैक्सीन अवेलेबल है वो वैक्सीन हमको लगानी, जैसे नीमोकोकल हो गई, मेनिकोकोकल, हिप इन्फ्लुएंजा, ये आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए कुछ वैक्सीनेशन होते हैं। अब अनसीन बर्डन्स क्या क्या है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि लेक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है तो इसलिए हमारे समाज में इतना बर्डन है। अगर हमको मालूम होता तो हम इस बीमारी के लिए पहले से अवेयर होते, हम ट्रीटमेंट ले रहे होते, तो हम इसको कम कर सकते थे, रोक सकते हैं। तो अवेयर नहीं है, तो मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाए कि हाँ, ये एक समस्या है और इससे हम इसमें क्या क्या होता है और क्या करना चाहिए। अंडर डायग्नोसिस, अब लोगों को पता ही नहीं है तो किसी ने अंडर डायग्नोस करा कि हाँ नहीं देखो सिकल सेल नहीं होगा, तो ऐसे भी किसी का दर्द होते रहता है, तो ये भी एक बड़ी समस्या, वो बेचारा जीवन भर उस दर्द से पीड़ित रहता है। सोशल इशू और स्टिग्मा, सोशल इशू जैसे मैंने आपको बोला कि यार किसी को है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी हो ही जाएगा। भाई उसकी जो बीमारी वो जेनेटिक है, आपको साथ में रहने से, खाने पीने से कोई समस्या नहीं है। फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इशू, जैसे मैंने आपको बोला कि जिस व्यक्ति का जबरदस्ती ऑपरेशन हो जाता है, जिसको सिकल सेल बीमारी से पता चला, उसका अपेंडिक्स निकाल दिया, उसकी बच्चेदानी निकाल दी, तो क्या होगा, उसके ऊपर फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाएंगे। फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, 20 से 25 हज़ार रुपए का कर्जा जो रहेगा एक बार में वो। और दूसरा स्कूल ड्रॉप आउट, जो बच्चे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते वो बेचारे स्कूल में बैठेंगे कैसे, कैसे कंसंट्रेट करेंगे, कैसे फोकस करेंगे और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो फाइट करेंगे। तो ये जो सिकल सेल से संबंधित छोटी छोटी जो लोग जिसके बारे में सोचते नहीं, अनसीन पर्दे के पीछे की समस्या है, क्या करना है आपको, अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अवेयर नहीं करूंगा तो मैं कैसे लोगों तक पहुंच पाऊंगा, हम कैसे लोगों को बता पाएंगे कि सिकल सेल से हमको कैसे निपटना है। ठीक है, स्क्रीनिंग थ्रू मोबाइल यूनिट, तो हम आप लोग की उसमें स्क्रीनिंग भी करेंगे। स्क्रीनिंग क्या, जो हम जांच करेंगे वो एक तरह की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में कितने लोग पॉजिटिव आते हैं,
कितने लोग नहीं आ रहे, उनके लिए फिर क्या प्रिकॉशन रखना है। जब तक हम स्क्रीन नहीं करेंगे तब तक हम उनको उनका ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। वेल इक्विप्ड सिकल सेल यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो ये मैंने सरकार से मांग रखी थी कि हर सरकारी अस्पताल में कम से कम जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें एक यूनिट सिकल सेल की बनाई ही जाए, ताकि गांव का व्यक्ति सीधा सरकारी अस्पताल जाए, सिकल सेल यूनिट में भर्ती हो, उसको खून फ्री में चढ़े, उसको ट्रीटमेंट भी यहीं से मिले और वो घर चले जाए, बीच वाले किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर में नहीं आए। ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, तो मैं गाँव में जाके जो छोटे मोटे डॉक्टर्स हैं या स्टाफ नर्सेज है उन लोगों को भी सिखाते रहता हूँ। जब भी मेरे हॉस्पिटल कोई आता है किसी को लेके तो उनको बिठा के सिखाते रहता हूँ कि भैया जब तक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ उसको भी तो पता होना चाहिए, तभी तो वो देख पाएगा। जब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो उनको सिखाना ज़्यादा जरूरी है, तो वो भी करते रहते हैं। और उनको हमारे लोगों को कुछ इंसेंटिव जो हम हमारे हिसाब से सोचते हैं कि भैया आपको हम फ्री में जाँच करा देंगे, आपके पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है, हम आपको ये दवाई फ्री में दिलवा देंगे, तो छोटे छोटे इंसेंटिव देते हैं तो वो लोग भी आते हैं। नहीं तो लोगों को लगता है कि जाएंगे इसके जांच कराएगा फिर पैसे ले लेगा, उसको लगता है मेरा फायदा है, तो हम उनको छोटा मोटा इंसेंटिव भी देते रहते हैं। तो ये कि आई एम अ सिकल सेल वॉरियर, प्लीज ज्वाइन मी इन दिस मिशन। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी इस मिशन में जुड़े हमारे साथ और आप लोग भी एक सिकल सेल वॉरियर बने, ताकि हम हमारे समाज में, घर परिवार में सब लोगों को जागृत कर सके और इस बीमारी से लड़ सके। ठीक है, समझ में आया?